Hello everyone, I hope that you guys are doing well. My name is Gohar Shah from Wisdom School of Accountancy, the tutor of SPR at Wisdom. अच्छा, आज जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कवर अप करना है, दिस इज गोइंग टू बी IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस स्टैंडर्ड की तरफ मूव करने से पहले कुछ चीजें आपको याद कराता चलो कि इससे पहले आपने IAS 16 पढ़ा, उसको कवर अप किया, उसके क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। इसी तरह से IAS 20 को कवर अप किया। इसी तरह से हमने जो मोस्ट रिसेंट स्टैंडर्ड कवर अप किया था, दैट वाज IAS 23। इन तीनों स्टैंडर्ड्स में आपको एक चीज कॉमन नजर आई थी, एंड द थिंग दैट वाज अ लॉट ऑफ कॉमन बिटवीन दीज स्टैंडर्ड्स वाज हर एक स्टैंडर्ड आपको डेफिनेशन देता है, हर एक स्टैंडर्ड आपको बताता है व्हिच आर द थिंग्स दैट फॉल अंडर माय स्कोप। इसके अलावा क्या चीज रिकॉग्नाइज करनी है, किस तरह से डी रिकॉग्निशन करनी है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर मेजरमेंट, जैसे कि IAS 16 के अंदर आपने पढ़ा था कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, हर एक स्टैंडर्ड बताता है। टुडे इज द सेम केस, लेकिन आज जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड करना है IAS 40, ये आपकी IAS 16 डील किया करता था विद ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो कि आप अपने लिए यूज कर रहे हो, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते थे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी IAS 16 में फॉल करती थी। मतलब IAS 16 जो कहता था कि इस तरह से वैल्यू करने हैं, दिस इज द मेजरमेंट मॉडल, ये रिकग्निशन का एक क्राइटेरिया है, जो चीजें इस पे फॉल करती हैं वो आप IAS 16 में लेके जाओगे। इसी तरह से आज हम लोग बात करने लगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। लेट्स सपोज एक बिल्डिंग जो कि आप अपने लिए यूज किया करते थे, उसको अपने ऑफिस, हेड ऑफिस बना के रखा हुआ था, आपके एम्प्लॉयज वहां पे काम करते थे, आपके एम्प्लॉयज बेशक वहां रहते थे, लेकिन वो ऑनर ऑक्युपाइड थी, यानी आपकी कंपनी उस बिल्डिंग को ऑन करती थी। दिस वाज अ प्रॉपर्टी दैट फॉल्ड अंडर IAS 16। उसकी डिप्रिसिएशन करो, उसको कॉस्ट मॉडल पे लेके जाओ, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करो, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे डिप्रिशिएट करो, या फिर आप तीसरी जगह पे रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाओ। फिर उसके अंदर दो क्राइटेरिया, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस या फिर कॉस्ट, या फिर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिशिएट करना, वट एवर द केस वॉज। आज जिस प्रॉपर्टी की हम लोग बात करने लगे हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब यह है कि आई बॉट अ बिल्डिंग, लेकिन लेकिन मैं उसको खुद से यूज नहीं कर रहा, आई एम नॉट द वन यूजिंग इट। मैंने उस बिल्डिंग को रेंट आउट किया हुआ है, या फिर मैंने उस बिल्डिंग को होल्ड करके रखा हुआ है। जब उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, आई एम गोइंग टू सेल इट एंड अर्न प्रॉफिट्स। मैंने वो बिल्डिंग $1 की परचेज की, आई एम होल्डिंग इट राइट नाउ। मैंने टेनेंट्स को उसको रेंट पे दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लीज भी जिसको बोला जाता है, ऑपरेटिंग लीज भी जिसको बोला जाता है, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए रेंट आउट किया हुआ है, नॉट अंडर फाइनेंस लीज। अभी आप आगे पढ़ेंगे भी कि IAS 40 के अंदर ये चीज फॉल नहीं करती है, IFRS 16 में फॉल करती है। वो बिल्डिंग जो कि शॉर्ट टर्म लीज पे दी हुई है, अपने टेनेंट्स को दी हुई है, रेंट आउट की हुई है, उस बिल्डिंग के अगेंस्ट वो, और मैं उसको होल्ड करके रख रहा हूँ, जब उसकी वैल्यू $2 पे जाएगी तो मैं उसको सेल करके प्रॉफिट्स बनाऊंगा। ये बिल्डिंग, बेशक आप इसको ऑन करते हो, लेकिन आप इसको क्वालिफाई करते हो और किस क्राइटेरिया में लेके जाते हो? अंडर द स्टैंडर्ड IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ है, या फिर द सेकंड केस, आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उसकी वैल्यू ज्यादा होके उससे प्रॉफिट्स कमाना। तो IAS 40 भी आपको क्या डेफिनेशन देता है? प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने रेंट अर्न करने के लिए रेंट आउट की भी है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने भी होल्ड किया हुआ है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यू विल सेल इट इन द फ्यूचर, या फिर दोनों रीजंस कंबाइंड भी हो, ऐसी प्रॉपर्टी को आप लेके जाते हो अंडर IAS 40। अब तीन क्राइटेरियाज आपने याद रखने हैं, तीन तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हमेशा IAS 40 में फॉल करती हैं। लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने लैंड खरीदा था, यू बॉट लैंड, आपने उसको होल्ड करके रखा है, जब उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आप उसको सेल करोगे। डायरेक्ट ये कहां पे जाएगा? IAS 40 में जाएगा, IAS 16 में नहीं जाएगा। लैंड हेल्ड फॉर अनडिसाइडेड यूज, आपने लैंड खरीदा था कि आप कल को इस लैंड के ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाओगे, लेकिन 10 साल हो गए आपने नहीं बनाई, क्योंकि पहले साल ही आपको पता चल गया था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज रियली हाई। नाउ यू आर होल्डिंग ऑन टू द लैंड, आपको नहीं पता कि आपने उस लैंड के साथ क्या करना है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, बट वंस यू गेट एन आइडिया, फिर आप डिसाइड करोगे। फॉर नाउ जब तक आपने कुछ डिसाइड नहीं किया व्हाट यू हैव टू डू विद दैट लैंड, इट इज हेल्ड फॉर एन अनडिसाइडेड यूज, आपको नहीं पता कि व्हाट यू हैव टू डू विद दैट लैंड। एंड इस तरह के लैंड को आप लेके जाते हो अगेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, IAS 14। ठीक है, द थर्ड थिंग इज बिल्डिंग्स अंडर ऑपरेटिंग लीज। अब याद रखना एक चीज, आप कल को एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे मेरे से, IFRS 16 आपने पढ़ा था, ये वाला लीज का स्टैंडर्ड इन F7 एज वेल। इस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था देयर आर टू क्राइटेरियाज। आपकी अपनी बिल्डिंग है, यू ओन द बिल्डिंग, आपने उस बिल्डिंग को किसी अगले बंदे को लीज पे दिया हुआ है। लीज होती थी दो टाइप्स की, अगर तो आपने अगले बंदे को फाइनेंस लीज के ऊपर दिया, यानी दे ऑन द कंट्रोल, they control the building, they have it for almost the building's useful life,
प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ तक वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी, रेंट वो आपको पे करते रहेंगे, तो वो फाइनेंस लीज है। दूसरी लीज हुआ करती थी शॉर्ट टर्म लीज या फिर ऑपरेटिंग लीज, कुछ अरसे के लिए जब आप रेंट पे दे देते हो चीजें। अब इसके अंदर जो ऑपरेटिंग लीज वाला पोर्शन था, आईएफआरएस 16 में उसकी इनकम 100% किधर चार्ज करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में किया करते थे। और वो बिल्डिंग आप डी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, वो आईएस 16 आप उसको ऑन करते थे, लेकिन उस बिल्डिंग को आप ट्रांसफर कर देते हो जब भी आप किसी को ऑपरेटिंग लीज यानी रेंट अर्न करने के लिए दो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो फाइनेंस लीज है आईएफआरएस 16 के अंदर, ये आप आईएस 40 में रिकॉग्नाइज नहीं करते, हालांकि वो भी आपने रेंट अर्न करने के लिए दी हुई होती है, लेकिन क्योंकि आप उस बिल्डिंग पे कंट्रोल लूज कर देते हो, दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप उस बिल्डिंग को उसकी ओवरऑल लाइफ के लिए ही फाइनेंस लीज पे लीज आउट कर देते हो, तो वो आप ऑन ही नहीं करते। ऑन करते हो लेकिन यू डोंट कंट्रोल दैट बिल्डिंग, सो इफ यू डोंट कंट्रोल समथिंग, वो तो एसेट ही नहीं बना, सो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं फॉल करता। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो एसेट से रेलेवेंट है, ठीक है। ये तीन चीजें हमेशा आईएस 40 में फॉल करेंगी। अब हम लोग उन चीजों के ऊपर आते हैं जो कि कभी भी आईएस 40 में नहीं फॉल करती और इनको आपने याद रखने, अपने फिंगर टिप्स पे रखने। प्रॉपर्टी फॉर प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ये डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं पढ़ी लग रही होगी। आपने जब आईएस 16 पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बॉट या ऑन्ड फॉर प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इन चीजों के लिए जब किसी प्रॉपर्टी को ऑन करते थे तो वो ऑटोमेटिकली किधर चली जाती थी, मैंने आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बताया था, आईएस 16 ऑनर ऑक्युपाइड में जाती थी, ठीक है, कि आप उसको अपनी बिल्डिंग समझोगे, नॉट ऑनर ऑक्युपाइड, आप उसको अपनी बिल्डिंग समझोगे। सो इस तरह की प्रॉपर्टी आईएस 40 में नहीं आती, बेशक आपने रेंट आउट, खैर रेंट आउट नहीं की होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए नहीं होगी, ये आप प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी अंडर, दिस विल बी अंडर यू। आपने इसको रेंट आउट तो किया हुआ नहीं, आपने इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए तो रखा हुआ नहीं है, या फिर किसी इस तरह के काम के लिए नहीं रखा, सो दिस फॉल्स अंडर आईएस 16। आईएस 16 की डेफिनेशन भी यही कहती थी। The next one, property held for sale in ordinary course of business or property of same nature which is being under construction, which is under construction। इस बात का मतलब ये है, let's suppose मेरा बिजनेस है कि मैं बिल्डिंग्स बना के सेल करता हूँ, I make the buildings and I sell the buildings। मतलब मेरा ordinary course of business क्या है, मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड देन सेलिंग इट। वो बिल्डिंग्स या वो कंस्ट्रक्शन जो कि आप अंडरटेक कर रहे हो क्योंकि आपने उसको एज एन इन्वेंट्री स्टोर करना है और कल को उसको सेल ऑफ कर देना है, नॉट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। आपका बिजनेस ही ये है कि आप उस बिल्डिंग को बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो एंड देन यू सेल इट फर्दर ऑन। अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है तो वो बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी इन्वेंट्री में मूव कर जाती है क्योंकि आप उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे थे। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डिंग बना के खुद जाके वहां पे अपने एम्प्लॉयज को बिठा के उस ऑफिस को एज अ हेड ऑफिस यूज करता हूं। अब वो बिल्डिंग मेरी हुई क्योंकि उसको मैं खुद यूज कर रहा हूं, वो आईएस 16 की डेफिनेशन में फॉल करती है। अब दूसरी जगह पे मैं बिल्डिंग बनाता हूं, मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस भी ऐसे चलाता हूं कि मैं बिल्डिंग्स बना के सेल करता हूं। जब आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, व्हेन यू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको ये पता लगता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैंने इसको खुद के लिए यूज नहीं करना, मैंने इसको इन्वेंट्री में स्टोर करना है और जब मेरे पास बायर आएगा मैं उसको सेल कर दूंगा। आप जब प्रोडक्ट्स बनाते हो वो भी इन्वेंट्री में सोल्ड करते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और उसको भी सेल ऑफ कर देते हो। इसी तरह से बिल्डिंग आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो दैट आई एम गोइंग टू स्टोर इट एंड सेल इट, आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट एंड देन आई एम गोइंग टू सेल इट इन द फ्यूचर। और मेरा काम भी यही है, मेरा बिजनेस भी ऐसे चलता है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा। तो उस केस के अंदर जो बिल्डिंग आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई वो चली जाएगी IAS2 इन्वेंट्रीज में वंस इट इज कंप्लीटेड या ड्यूरिंग द पीरियड दैट इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो उसकी वैल्यू किधर जाएगी, IAS2 में जाएगी, IAS40 में नहीं जाती क्योंकि आपने उसको रेंट पे नहीं देना कल को, आपने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए नहीं रखना, ठीक है। प्रॉपर्टी, द थर्ड पॉइंट इज जो कि कभी IAS40 में नहीं आएगा, दैट इज द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। मतलब कि मैंने आपसे कॉल किया, मैंने आपसे बोला दैट काइंडली कंस्ट्रक्ट दिस प्रॉपर्टी फॉर मी और मैं इसके बदले आपको पैसे दूंगा। सो दिस इज व्हाट आपका रेवेन्यू है, आप किसी और के लिए एक चीज बना रहे हो, you are doing their project, you are making a building because they asked you to do so, you will get paid for that। तो ये आपका अपना लेबर यूज होगा, आपके अपना मटेरियल यूज होगा, आपका अपना सीमेंट यूज होगा, ब्रिक्स यूज होंगे टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग किधर फॉल करेगी, IFRS 15, क्योंकि वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं इन अगेंस्ट दिस बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन
वो पैसे जो आपको यूजर देगा, ये बिल्डिंग आपकी नहीं है, यू डोंट ओन दिस बिल्डिंग, यू डोंट कंट्रोल दिस बिल्डिंग, यू व्हेन वंस द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड यू आर गोइंग टू गिव दिस बिल्डिंग टू द पर्सन हु गेव यू द मनी टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। तो ये इसके अगेंस्ट प्रोसीड्स कहां पे फॉल करेंगी, आईएफआरएस 15 में फॉल करेंगी। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन, ऑनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग, ऑटोमेटिकली जो आप ऑन करते हो, आप उसको कंट्रोल करते हो, आप भी उस बिल्डिंग में ऑफिस बना के बैठे हुए हो, तो वो IS 16 में चली जाती है दोबारा से। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लीज प्रॉपर्टी टू अदर्स एज अ फाइनेंस लीज। ऊपर मैंने आपको बताया था कि IFRS 16 के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था फाइनेंस लीज का, जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज लीज पे देते हैं, तो उसमें बिल्डिंग हो, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो जो कि आपने लॉन्ग टर्म पे लीज पे दी हुई है, दैट बिल्डिंग्स दैट प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ IFRS 16, नॉट अंडर IAS 40। ठीक हो गया। ये आपके IAS 40 के थोड़ा सा इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये वो है। मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, कौन सी वो 3 चीजें जो हमेशा IAS 40 में फॉल करेंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग्स व्हिच आर द थिंग्स व्हिच नेवर फॉल अंडर द स्कोप ऑफ IAS 16, IAS 40। ठीक है, ये चीजें कभी भी IAS 40 में फॉल नहीं कर सकती। अब आते हैं हम लोग उस पॉइंट पे कि लेट सपोज आपको पता चल गया कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि उसको रेंट पे दूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने उसको होल्ड करके रखना है, जब उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, या थोड़ा सा रिटर्न मुझे देगी, मैं उसको सेल ऑफ कर दूंगा। मतलब आपको पता चल गया कि मैंने ये जो बिल्डिंग परचेज की थी, दिस बिल्डिंग आई एम होल्डिंग इट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेज। अगर कोई रेंट पे देने वाला मुझे मिला, रेंट पे लेने वाला मुझे मिला, तो मैं उसको रेंट पे भी दे दूंगा, रेंट आउट भी कर दूंगा ये बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये बिल्डिंग जो है या ये प्रॉपर्टी जो है, ये डायरेक्ट IAS 40 के स्कोप में जाती है। अब करना क्या है आगे, सिर्फ क्लासिफाई करके अंडर IAS 40 इसको छोड़ तो नहीं देना। अंडर IAS 40 सबसे पहली चीज IAS 40 कहते हैं इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करना है आपके बिल्डिंग को। IAS 40 कहते हैं अंडर IAS 40 प्रॉपर्टी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड अपॉन कॉस्ट। इस बात का मतलब यह है कि वही आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स के नीचे सबसे पहले आ रही होगी IAS 16 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यहां पे उसकी वैल्यू आएगी। सेकंड नंबर पे कोई भी चीज आए डजंट मैटर, लेकिन IAS 16 के बाद आपके पास आएगी IAS 40 की प्रॉपर्टी, जो कि आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे। और इनिशियली रिकॉर्ड किस चीज पे करना है, द कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, वही सब कुछ इंक्लूडेड होता है जो कि IAS 16 में आपने पढ़ा था। कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग दैट प्रॉपर्टी इनटू करंट कंडीशन, अपनी लोकेशन तक लाने के लिए। खैर प्रॉपर्टी तो आप अपनी लोकेशन पे तो नहीं लेकर आते, वो ऑलरेडी उस लोकेशन पे पड़ी हुई होती है, सो वो क्राइटेरिया खत्म हो गया। आपने प्रॉपर्टी परचेज की $1.2 मिलियन की, तो कॉस्ट कितनी बनी इसकी, 1.2 ही बनी। यही $1.2 मिलियन आप एज एन IAS 40 प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करोगे कैसे, डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से, XXN क्रेडिट करोगे। अगर आपने पे कर दिया है तो कैश, या फिर पेबल को आप क्रेडिट कर दोगे। यानी इसकी डबल एंट्री कुछ इस तरह से बनती है, डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी XX, and credit cash if you have paid, or if you will pay in the future then payable XX। ये इसकी होती है डबल एंट्री इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे। और इनिशियली किस चीज पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। और कॉस्ट का क्या क्राइटेरिया है, वही सेम क्राइटेरिया जो कि IAS 16 में आपने पढ़ा था, कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ट्रेनिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी आपने, कॉस्ट ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ दैट बिल्डिंग या प्रॉपर्टी जो थी वो इंक्लूडेड होती है कॉस्ट में। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे। जैसे कि IAS 16 आपको बताता था कि सब्सिक्वेंटली अगर आप प्रॉपर्टी को मेजर करोगे तो आपके पास दो मॉडल्स हैं। नंबर 1 इज द कॉस्ट मॉडल एंड नंबर 2 इज द रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल के अंदर जाते थे तो IAS 16 में आप उसको डेप्रिशिएट करते थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, ओवर द यूजफुल लाइफ या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आया करते थे, यू यूज्ड टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी ईच ईयर उसकी करंट वैल्यू पे लेकर आने के लिए, फिर उसको डेप्रिशिएट किया करते थे, डेप्रिसिएशन वहां पे चार्ज होती थी। यहां पे भी वही दो मॉडल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। IAS 40 कहता है मैं आपको दो मॉडल्स देता हूं। दो मॉडल्स कौन से, सबसे पहला है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल कहता है कि अगेन वही एवरी ईयर आपने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मॉडल्स आपके पास वही हैं। इफ आई कम टुवर्ड्स द बुक, तो यहां पे भी उसने मॉडल्स हमें वही दिया हुआ है। लेट मी शो यू।
कहता है इफ द कॉस्ट मॉडल इज चोजन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर हेल्ड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब कि आपके पास मॉडल्स अगेन वही है कॉस्ट के अंदर, या तो आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसको डेप्रिशिएट कर सकते हो और अगर चाहो तो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो देयर इज नो रिवैल्यूएशन, जैसे कि IAS 16 में था, सिर्फ रिवैल्यूएशन किधर होती है, रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं दूसरे मॉडल की तो IAS 40 चॉइस देता है दूसरे मॉडल की फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर अब जरा IAS 16 को याद करें। IAS 16 में जब आप किसी प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी आपके पास $1000 की थी, उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू चल रही है $2000 की, अभी आपने डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया, आपने रीवैल्यू किया, $1000 का आपके पास गेन आया। ये गेन आप लेके जाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे आखिर में OCI के अंदर जाते थे, रीवैल्यूएशन गेन के नाम से इसको लेके जाते थे। और सब्सिक्वेंटली आपको मैंने बताया कि इसी गेन को आप क्या करते थे, ऑफसेट करते रहते थे अगर फ्यूचर ईयर्स में कोई लॉस आएगा। इस गेन की वजह से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होती थी वो आप यहाँ पे OCI में ट्रीट करते थे, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट होती थी। ये सारी बातें आपने IAS 16 में पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन हमने एक IAS 16 में एडिशनल चीज पढ़ी थी। IAS 16 कहा करता था दैट अगर आपने एक रिवैल्यूएशन मॉडल वाली प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया है तो उसको अब $2000 पे रिमेनिंग लाइफ पे या रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे भी आप डिप्रिशिएट करोगे। यहां पे दो चेंजेस हैं विद इन IAS 40। एक हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी IAS 16 के अंदर के जो गेन या लॉस है वो OCI में जाता है, गेन जाता है OCI में, सब्सिक्वेंट टू द ईयर अगर उसमें कोई लॉस आता है तो वो एडजस्ट होता रहता है इस गेन में, जब तक गेन जीरो नहीं हो जाता। वंस द गेन इज जीरो तो वो किधर जाया करता था, प्रॉफिट एंड लॉस में। दिस वाज IAS 16। दूसरी बात IAS 16 कहता था कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी रीवैल्यूड प्रॉपर्टी है तो उसको डिप्रिशिएट भी करना है। यानी कि डिप्रिसिएशन और OCI वाली बात को अब आपने जरा जहन में रखना है। जब मैं आपको IAS 40 पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा क्यों। IAS 40 कहता है, दिस इज व्हाट IAS 40 सेज व्हेन यू आर यूजिंग द फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल जब भी आप यूज करोगे अंडर IAS 40 तो उसमें एक बात याद रखनी है, देयर इज नो डेप्रिसिएशन अपॉन द प्रॉपर्टी। सिर्फ कॉस्ट मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन होती है, IAS 40 में भी पहले वाले मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, दूसरे रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। दूसरी चीज, जस्ट लाइक IAS 16 की रिवैल्यूएशन, पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो गया, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी IAS 16 की रिवैल्यूएशन के हिसाब से हर साल के एंड पे, एवरी ईयर एंड, यू आर गोइंग टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी ऑन इट्स मार्केट वैल्यू। लेकिन अब गेन आए या फिर लॉस आए, जो मर्जी आए, पहले हम लोग IAS 16 में उसको किधर ट्रांसफर करते थे, OCI के अंदर। इस केस में IAS 40 के केस में वो कहां पे ट्रांसफर होगी, वो सारी की सारी, चाहे गेन है या लॉस है, वट एवर द केस इज, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी OCI वाला सीन यहां पे हो जाता है खत्म। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। आपको IAS 40 देता है दो मॉडल्स मेजरमेंट के सब्सिक्वेंटली। IAS 40 कहता है या तो आप कॉस्ट मॉडल यूज कर लो और या तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करो। अगर कॉस्ट मॉडल यूज करोगे तो आपने कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, फिर चाहे स्ट्रेट लाइन पे लेके चलो या रिड्यूसिंग बैलेंस पे लेके चलो, लेकिन कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हो तो हर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन होगी और जो गेन या लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, and at the same time there is no depreciation that will be charged to the property अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आओ। whatever model is chosen must be used for all investment properties। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। IAS 16 के बारे में अगर आपको याद कराता चलो तो IAS 16 में आपने ये चीज पढ़ी थी कि क्लास ऑफ एसेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कार्स आर अ सेपरेट क्लास ऑफ एसेट, मशीन इज अ सेपरेट क्लास ऑफ एसेट, इसी तरह से फर्नीचर इज अ सेपरेट क्लास ऑफ एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट इज अ सेपरेट क्लास ऑफ एसेट, आपकी प्रॉपर्टी इज अ सेपरेट क्लास ऑफ एसेट। ये IAS 16 कहता था। IAS 16 कहता था कि अगर आपने किसी चीज को रीवैल्यू करना है तो पूरी क्लास को रीवैल्यू करोगे। अगर एक गाड़ी रीवैल्यू करनी है पूरी गाड़ी रीवैल्यू करोगे, कोई एक ऑप्शन नहीं है वहां पे। जस्ट लाइक दैट, लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ IAS 40 कहते हैं कि यहां पे कोई क्लास ऑफ एसेट्स नहीं होते। ठीक है, देयर आर नो क्लास ऑफ एसेट्स। आपके पास वन बिल्डिंग थी, आपके पास इसके अलावा देयर वाज अनदर बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग, फिर इसके साथ साथ आपके पास लैंड भी था। ठीक है, आप कंसिडर करो कि ये सेम चीजें हैं, वट एवर द केस इज, जो भी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगी वो उसका कोई क्लास नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, दैट आप अगर रीवैल्यू करोगे तो किसी एक बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं करोगे, सबके ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल ही यूज होगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि मैं इस लैंड को कॉस्ट मॉडल पे ले जाता हूं या फिर इस बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे ले जाता हूं
ऐसे नहीं होगा। जो मॉडल यूज करोगे, विच एवर मॉडल इज यूज्ड मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आपने अगर आपने डिसाइड किया दैट यू आर गोइंग टू यूज कॉस्ट मॉडल, अब हर एक चीज के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल लेके चलोगे, हर एक चीज को डिप्रिशिएट करोगे आईएस 40 के अंदर भी। आप किसी एक प्रॉपर्टी के लिए आईएफआरएस सॉरी आप किसी एक प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल नहीं यूज कर सकते। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल के केस में अगर आपने किसी एक बिल्डिंग के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया, तो अब हर एक बिल्डिंग के लिए ही, हर एक प्रॉपर्टी अंडर आईएस 40 के लिए आप फेयर वैल्यू मॉडल ही यूज करोगे। मतलब देयर इज अ चॉइस, आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो या फिर रिवैल्यू, लेकिन जो भी चूज करो सारी आईएस 40 प्रॉपर्टी पे वही मॉडल यूज होगा उसके बाद। लेकिन इसमें एक मसला होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसके आप मार्केट के अंदर से मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट या इट इज रेदर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी या फिर लैंड। बहुत मुश्किल होता है। एज्यूम कर लें कि आपके पास लैंड है एक ऐसे इलाके में जो बिल्कुल खाली है, उसके आसपास कुछ भी नहीं बना हुआ, नो वन इज गोइंग टू बाय दैट लैंड एवर इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, किसी का शौक नहीं है वहां पे लैंड खरीदने का, बट यू बॉट इट। अब आप चाहते हो मैं इसको आईएस 40 पे लेके जाऊं, आप निकलते हो मार्केट में कि यार इस लैंड की मैं मार्केट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू बाय इट, किसी का देयर इज नो डिमांड। अगर कोई होता रेट लगाने वाला, उसी वक्त आपको पता चलता ना ये लैंड कितने का बिक सकता है, दैट वुड हैव बीन द फेयर वैल्यू, राइट। लेकिन इस केस में अब आप फेयर वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अगर किसी एक प्रॉपर्टी की या लैंड की इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द फेयर वैल्यू, देन वी कैन यूज द कॉस्ट मॉडल फॉर दैट वन प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, अज्यूम करें आपने डिसाइड किया कि मैं अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज करूंगा फेयर वैल्यू मॉडल, आप यूज करते आए उस फेयर वैल्यू मॉडल को। ठीक है, अब पता चला कि कुछ अरसे बाद आपने एक ऐसी जगह पे लैंड खरीद लिया विच इज नॉट गोइंग टू सेल इन द नियर फ्यूचर, आपको नहीं पता कि उसकी मार्केट वैल्यू, इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैंड या फिर उस बिल्डिंग की, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। इफ यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई और इट इज इम्पॉसिबल, हर एक चीज आपने ट्राई कर ली, स्टिल इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मार्केट वैल्यू, तो फिर आप उस लैंड उस लैंड या स्पेसिफिकली उस बिल्डिंग के लिए क्या यूज कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसको चलाते रहो आप। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, इट इज अपॉन यू, स्ट्रेट लाइन बेसिस या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। ठीक हो गया। दिस इज द मेजरमेंट मॉडल्स, 2 मेजरमेंट मॉडल्स अवेलेबल अंडर आईएस 40। अब इन चीजों को आपने करना है याद, अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है, इसको याद रखें। फिंगर टिप्स पे कैसे रखा जाता है, आईएस 40 क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कौन सी 3 चीजें फॉल करती हैं वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट नेवर फॉल अंडर द स्कोप ऑफ आईएस 40 वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आईएस 40 रिकॉग्निशन के बारे में क्या कहते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन में कॉस्ट पे होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेजरमेंट के 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट रिवैल्यू। कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन होगी, कभी रिवैल्यूएशन नहीं होगी। फेयर वैल्यू के अंदर रिवैल्यूएशन होगी, कभी डेप्रिसिएशन होगी। और रिवैल्यूड अमाउंट सॉरी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जो भी मॉडल चूज करोगे वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे होगा। हाँ, अगर किसी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू आपको नहीं मिल रही, देन यू आर अलाउड टू यूज द कॉस्ट मॉडल फॉर दैट वन ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, आगे आईएस 40 बताता है कि कभी कभार ऐसे होता है कि लेट सपोज आपकी ऑनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग थी, आप पहले वहां पे अपना ऑफिस खोल के बैठे हुए थे एक बिल्डिंग के अंदर, पता चला कि आपने 10 साल के बाद, 10 साल गुजर चुके, देयर हैव बीन 10 इयर्स, 10 साल गुजर के आप उस बिल्डिंग को यूज करते रहे एज एन ऑनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग, वो आईएस 16 के अंदर आप उसको ट्रीट करते थे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाते थे, वट एवर द केस इज। ठीक है, अब अज्यूम करें कि हुआ कुछ ऐसे कि 10 साल के बाद आपने अपने लिए नई बड़ी शानदार बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग बनाई और उसके बाद आपने अपना हेड ऑफिस उधर शिफ्ट कर लिया। पहले ये बिल्डिंग आईएस 16 में पड़ी हुई थी, अब आपने डिसाइड किया कि यार अब इस बिल्डिंग को हम लोग रेंट आउट कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोग इस पे रेंट पे रहेंगे, लेकिन लीज फाइनेंस लीज में इसको नहीं लेके जाना क्योंकि फिर तो आईएस 40 में नहीं आएगी ना। आपने इसको रेंट आउट कर दिया, कैपिटल एप्रिसिएशन की तो यहां पे बात ही नहीं आई अभी तक, लेकिन आईएस 40 की डेफिनेशन कहती थी कि एनी प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या टू अर्न रेंटल्स और बोथ इज क्लासिफाइड एज अंडर आईएस 40। तो अब तो ये प्रॉपर्टी आईएस 16 में नहीं पड़ी होनी चाहिए ना, ये तो किधर होनी चाहिए, आईएस 40 में। तो यहाँ पे केस हमारे पास कुछ इस तरह से बनते हैं कि ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इफ देयर इज अ चेंज इन यूज।
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अब अगर हम लोग लेट सपोज IAS 16 में एक प्रॉपर्टी को रख के बैठे हुए थे, हम लोग खुद वहां पे रहते थे, या हम लोग इट वाज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आखिरी जो डेफिनेशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, या इट वाज ऑनर ऑक्युपाइड, उस केस से वो निकल गई, हमने उसको रेंट आउट कर दिया या फिर उसको होल्ड करके रखा फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस, तो अब उस केस में वो प्रॉपर्टी तो IAS 16 की डेफिनेशन को मीट ही नहीं करती, बिकॉज यू आर नॉट holding that property as owner occupied। पहली केस कैंसिल, दूसरा केस ना उधर से प्रोडक्शन हो रही है, कैंसिल, तीसरा केस क्या था, ना उस जगह से आपके पास कोई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, तो तीसरा केस भी कैंसिल, ना उसको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए रखा हुआ है, तो अगेन इट इज कैंसिल। मतलब IAS 16 की डेफिनेशन ही नहीं मीट करती, तो IAS 16 में तो फॉल ही नहीं कर सकती। दूसरी डेफिनेशन आपने पढ़ी, आपने देखा कि यार हम लोग इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीज के ऊपर, आप उसको रेंट आउट कर रहे हो, IAS 40 कहता था कि उस प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे आप रेंटल अर्न करो या उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखो, और बोथ, देन दैट प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ IAS 40। मतलब अब IAS 16 में ये प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है IAS 40 में जानी चाहिए। पहले रिकॉर्डेड थी ये प्रॉपर्टी IAS 16 में। व्हाट इज द वे टू ट्रांसफर इट टू IAS 40? आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक प्रॉपर्टी IAS 16 के अंडर पड़ी है PPE के नाम से, यहां पे $1000 से आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो IAS 40 इसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब इसको लेकर आना चाहते हो, व्हाट वैल्यू वुड बी ट्रांसफर्ड हियर? क्या आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की करंट $1000 की वैल्यू को क्रेडिट करोगे, एसेट को खत्म करोगे, और दूसरी जगह पे डेबिट कर दोगे, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर लोगे? क्या ऐसे करोगे? नो। IAS 40 कहता है इसका तरीका है, up till the date of change use normal IAS 16 model, record any revaluation gain or loss as under IAS 16। इस बात का मतलब ये है कि up till the date of change, let's suppose 31st December 2023 के 3 की डेट के ऊपर, इस डेट पे मैंने इस प्रॉपर्टी को वेकेट किया, छोड़ा, और मैं ट्रांसफर हो गया एक नई प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट आउट कर दी इस डेट पे, यानी इस डेट तक इसके ऊपर IAS 16 अप्लाई करना है आपने। यानी कि जस्ट लाइक वट एवर मॉडल यू वर यूजिंग, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज करते थे तो इसको डेप्रिशिएट करो, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते थे तो फिर आप इसको रीवैल्यू करके डेप्रिशिएट करो। IAS 16 कहता है कि IAS 40 कहता है कि वट एवर द केस है, आपने इसको इस डेट तक डेप्रिशिएट करना है। इस डेट के ऊपर आके ऑन दिस डेट आपने इस प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना है, और इसका रीवैल्यूएशन गेन इसी तरह से ट्रांसफर करना है जैसे IAS 16 में करते थे। गेन या लॉस किधर जाता था आपका? OCI में जाता था। तो इस रीवैल्यूएशन गेन को, और अगर लॉस आता है तो लॉस को पहले ऑफसेट कराओ विद द OCI's ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गेन। ठीक है, मतलब आप इसको पहले OCI में लेके जाओगे इस गेन को। अब इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेट सपोज मेरे पास पहले IAS 16 में एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी $1000 की, मैं उसको आज ट्रांसफर करना चाहता हूं टुवर्ड्स IAS 40। मार्केट में इसी की वैल्यू है $1400, मैं इसको डेप्रिशिएट कर दिया, हर चीज होगी, इसकी कैरिंग वैल्यू ये बनती है मेरे पास। नाउ अब क्या करूंगा मैं? अब ये करूंगा कि इसको पहले मैं रीवैल्यू करूंगा IAS 16 के अंडर। कैसे करूंगा? 1000 से 1400 पे जाना है, तो मैंने इसको कर दिया 400 का गेन। ये 400 का गेन चला गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में OCI के अंडर एज अ रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, अगर ये लेट सपोज मैं कहता हूं OCI में पहले से मेरे पास एक गेन पड़ा हुआ था इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 600 का, या फिर 300 का गेन पड़ा हुआ था, ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है मुझे इस बार, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में 800 की है, तो मैं पहले लॉस ये 300 के साथ एडजस्ट कराऊंगा, रिवैल्यूएशन गेन OCI में 0 हो गया, रिमेनिंग लॉस किधर लेके जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा, जैसे IAS 16 में किया करता था। अब मेरे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट सपोज 800 है या फिर 1400 है, अब मैं डबल एंट्री करूंगा, कौन सी वाली? राइट हियर, डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस इन्वेस्टमेंट की जो, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू अभी रिवैल्यूएशन के बाद निकली है उसको मैं डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और IAS 16 की प्रॉपर्टी को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, यानी कि डबल एंट्री यहां पे मेरे पास इस एग्जांपल में कुछ ऐसी बनेगी, 800 की वैल्यू है तो डेबिट में कर दूंगा IAS 40 के अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 800 से, और क्रेडिट कर दूंगा इसी IAS 16 की PPE के अंडर से 800। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आपके पास नॉन करंट एसेट्स के नीचे PPE आता था, वहां पे 800 की पड़ी हुई थी, और अब वो चली गई है टुवर्ड्स प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर, यहां से उठ के यहां पे नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगी इधर। ठीक है,
ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर केस नंबर 1। इसी तरह से लेट सपोज IAS 40 से IAS 16 में लेके जा रहे हो प्रॉपर्टी को, तो फिर क्या होगा, आप पहले उस बिल्डिंग को रेंट आउट किया करते थे, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा, बाद में आप खुद उधर शिफ्ट हो गए, वहां पे अपना ऑफिस खोल लिया आपने। अब तो वो बिल्डिंग IAS 40 की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करती, क्योंकि ना हो आपने उसको रेंट आउट किया है और ना ही आपने उसको किस चीज में रखा हुआ है, ऑनर ऑक्यूपेशन में रखा है, ना ही ऑनर ऑक्यूपेशन में ले आए हो, और ना ही आपने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है। तो IAS 40 से जब आप उठ के IAS 16 की तरफ आते हो, तो उस वक्त क्या करना है, वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन इट्स फेयर वैल्यू अंडर IAS 40 अंटिल द डेट ऑफ चेंज। आपको ये IAS 40 कहता है कि जिस डेट तक वो IAS 40 में थी, उस डेट के ऊपर, मतलब ऑन दैट स्पेसिफिक डेट, आपने क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना है मार्केट वैल्यू के लिहाज से। अब IAS 40 क्या कहता था कि रिवैल्यूएशन गेन या लॉस किधर जाता है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो उस गेन या लॉस को आप सीधा उठा के डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, जब आपके पास कैरिंग वैल्यू निकल आई अपनी प्रॉपर्टी की IAS 40 के अंदर, अब आप उसको ट्रांसफर करोगे IAS 16 में। डबल एंट्री क्या होगी, डेबिट IAS 16 प्रॉपर्टी एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि पहले आप एक बिल्डिंग बना रहे थे किसी दूसरे बंदे के लिए, वो आप इन्वेंट्री में स्टोर किया करते थे, आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिल्डिंग, नॉर्मल कोर्स के अंदर बिल्डिंग बना रहे थे। नाउ जब वो बिल्डिंग बन गई, तो आपने उसको रेंट आउट कर दी या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख दिया। अब तो वो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज ही नहीं कर रहे, आप तो उसको सेल ही नहीं कर रहे। आपने अपने माइंड सेट ये बनाया कि मैं उसको रेंट आउट करूंगा, या फिर जब तक इसकी वैल्यू ऊपर नहीं चली जाती मैं इसको नहीं बेचूंगा। आपने अभी तक उसको IAS 2 में रखा है। IAS 2 बोलेगा नो, ये मेरे अंडर फॉल नहीं करती। IAS 40 बोलेगा इधर आ जाओ, ये मेरे अंडर फॉल करती है, क्योंकि मेरी मेरी डेफिनेशन कहती थी, आपने अगर माइंडसेट बना लिए दैट योर प्रॉपर्टी इज बीइंग रेंटेड आउट टू अदर्स, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करोगे अंटिल यू गेट कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो मेरी डेफिनेशन में फॉल करती है। यानी कि अब उसको IAS 2 से उठा के किधर लेके जाना है, IAS 40 में लेके जाना है। अब ऑन द डेट जब आपने उसको ट्रांसफर करना है, IAS 2 के अंडर आपने उसको रीवैल्यू करना है, रीवैल्यू प्रॉपर्टी एंड चार्ज गेन या लॉस इन प्रॉफिट और लॉस। उस डेट के ऊपर उसको रीवैल्यू करो। रीवैल्यू करके प्रॉफिट एंड लॉस किधर, रीवैल्यू करके गेन या लॉस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट जाएगा, OCI में नहीं जाएगा। फिर जब वैल्यू निकल आए फाइनल, आप किधर लेके जाओगे प्रॉपर्टी को, IAS 2 से उठा के IAS 40 में। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेंट्री को क्रेडिट करोगे, क्योंकि इन्वेंट्री अब आपकी वो नहीं रही, और दूसरी जगह पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे एज IAS 40। ठीक हो गया। अब अगर मैं आगे आ जाऊं, तो अगला केस है IAS 40 से इन्वेंट्री में जाना। यानी कि पहले आपने रेंट पे दी हुई थी, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बिल्डिंग रखी हुई थी या प्रॉपर्टी रखी हुई थी, अब आपने सोच लिया कि यार अब बस हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं, हम लोग इसको अपने पास नहीं रख रहे, वी आर गोइंग टू होल्ड इट इन अवर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और हम लोग इसको सेल करेंगे। ठीक है, जो भी बायर आए वी विल सेल इट, वट एवर द केस इज। उस केस में ये चली जाएगी उठ के IAS 40 से IAS 2 पे। ठीक है, IAS 2 पे एक प्रॉपर्टी चली जाएगी। IAS 2 पे किस तरह से जाएगी, अंडर IAS 40 उस प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करोगे, और गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली लेके जाओगे, OCI में नहीं लेके जाना यहाँ पे दोबारा से। उस डेट के ऊपर आप IAS 40 के अंडर उसको रीवैल्यू कर दोगे। फिर जब वैल्यू निकल आएगी प्रॉपर्टी की, आपके पास रीवैल्यूएशन के बाद $2000 की वैल्यू निकली, आपने उस $2000 को इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर लेना है, डेबिट इन्वेंट्री उसी अमाउंट से, और IAS 40 की प्रॉपर्टी को खत्म कर देना है, क्रेडिट IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसी अमाउंट से। ठीक है, दीज आर द 4 ट्रांसफर केसेस विद इन IAS 40। अभी तक IAS 40 के बारे में हमने क्या पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन, 3 चीजें जो IAS 40 में फॉल करती हैं, वो चीजें जो IAS 40 में फॉल नहीं करती, इसके साथ साथ कौन से मॉडल्स हैं, वट एवर मॉडल यू चूज विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और अगर इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, तो फिर आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हो। अब इसके बाद ट्रांसफर केसेस 4 किस्म के हमने पढ़े, IAS 16 से IAS 40, IAS 40 से IAS 16, इसी तरह IAS 40 से IAS 2 एंड IAS 2 से IAS 40। ठीक है, ये हमने 4 ट्रांसफर केसेस पढ़े। नाउ लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड, आपने जितने भी स्टैंडर्ड्स अभी तक पढ़े हैं मेरे साथ, उस स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हर एक स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी है लाजमी आपने। ठीक है, IAS 40 भी कहता है, मैं भी ये बात कहता हूं कि IAS 40 होते हुए आपने मेरे अंडर भी कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी है, IAS 40 ये बातें भी कहता है। ठीक है, IAS 40 किस चीज के डिस्क्लोजर्स मांगता है, विच मॉडल इज बीइंग यूज्ड, क्या आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टीज को वैल्यू करने के लिए अंडर द IAS 40, ये चीज आपने बतानी है। दूसरी चीज, जो जो अमाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, यानी कॉस्ट मॉडल अगर यूज करे तो डेप्रिसिएशन जा रही है, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करे थे गेन एंड लॉस जा रहे हैं। जो भी अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए हो ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू IAS 40,
वो आप डिस्क्लोजर नोट्स में बताओगे। इसके अलावा रिकंसिलिएशन बिटवीन स्टार्ट टू द पीरियड, एंड रिकंसिलिएशन मैंने आपको IAS 16 में बनाना सिखाई थी, किस तरह से बनती थी रिकंसिलिएशन। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल अब IAS 40 में यूज करे तो गेन या फिर लॉस कितना आया, और इसके साथ साथ फिर आपके पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी बनी, ये आप दिखाओगे लाजमी। अपने पास क्या चीज, ये आपने दिखाना है, अपने पास एक डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर इसका रिकंसिलिएशन दिखानी है कि ओपनिंग में क्या बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर उसके साथ क्या हुआ, और क्लोजिंग पे उसका बैलेंस कितना आ गया। ठीक है, ये रिकंसिलिएशन आपने IAS 40 में डिस्क्लोजर नोट्स में दिखानी। एंड फाइनली, अगर तो आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, इफ यू आर यूजिंग द कॉस्ट मॉडल, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, तो आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर उसकी फेयर वैल्यू एट दैट डेट दोगे। लेट्स सपोज मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई 31 दिसंबर 2023 के लिए, दिस इज द डेट दैट आई एम मेकिंग माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे पता है कि IAS 40 के अंडर जिस वक्त मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को डिप्रिशिएट कर दिया, मैं कॉस्ट मॉडल यूज करता था अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, तो मैंने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को डिप्रिशिएट किया। मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो टोटल नॉन करंट एसेट्स के अंदर IAS 16 की PPE के बाद मेरे पास जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकली, दैट वाज $4000। ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू थी। तो IAS 40 आपसे ये चीज कहता है कि इन सारी प्रॉपर्टीज का एक एग्रीगेटेड अमाउंट, एग्रीगेटेड क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू आप बताओगे। और आप बताओगे किस तरह से, आप बोलोगे मेरे पास टोटल डिप्रिशिएटेड अमाउंट $4000 है, लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, $6000 की है। ये फेयर वैल्यू आप डिस्क्लोज करोगे अपने पास डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर अंडर IAS 40। ठीक हो क्या। अब बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द IAS 40, उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, उसके चार ट्रांसफर केसेस, वो क्या कहता है IAS 40, लेट्स कम टूवर्ड्स टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 पे आऊं, लेवेंडर कंपनी के बारे में, हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेवेंडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। हमने बताना है कि इस डेट पे प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट किया जाएगा। लेवेंडर owns property which it rents out to some of its employees. The property was purchased for $30 million on 1st January 2012। ठीक है, इस डेट पे हमने इतने की खरीदी, and had a useful life of 30 years at that date। मतलब के 1st January 2012 पे I purchased the property for $30 million। At this date my total useful life was 30 years। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने ही एम्प्लॉयज को रेंट आउट की हुई है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे पढ़ते हैं। ऑन 1st January 2017 इट हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 50 millions एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मैनेजमेंट विशेस टू मेजर द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू वेयर दिस इज अलाउड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब मैनेजमेंट व्हाटएवर द केस इज, IAS 16 यूज करे या फिर IAS 40 यूज करे, मैनेजमेंट इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे ही लेके चलेगी। अब अंडर IAS 15 लेके चलोगे तो उसको डिप्रिशिएट भी करना है, उसका गेन को OCI में लेके जाना है, लॉस को आपने ऑफसेट करना है गेन के साथ OCI के अंदर, और फिर वापस रिमेनिंग लॉस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करना है। और अगर यही केस हम लोग बनाए IAS 40 के लिए, तो IAS 40 की प्रॉपर्टी पे आपको आप रीवैल्यू करोगे, उसके गेन या लॉस को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, एंड उसको डिप्रिशिएट कभी नहीं किया जाता। अब यहाँ पे जब भी आप ये किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा ये सवाल पढ़ेगा तो वो ओहो आई हैव मिस्ड इट। अच्छा, खैर सिनेरियो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने उसको मिटा दिया गलती से। सिनेरियो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। सिनेरियो क्या कहता था कि ये बिल्डिंग हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को रेंट आउट की हुई है। तो आप ये सोचें कि आई ऑन दिस बिल्डिंग, ठीक है, मैं कंपनी हूं GZS के नाम से, आई ऑन दिस बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग दैट आई ऑन, और मैंने अपने ही एम्प्लॉयज को दी हुई है। मतलब अभी भी कंट्रोल मेरे पास है, मैं अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। और ये बिल्डिंग में मैं ऑन करता हूं, और अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए अपने एम्प्लॉयज को रेंट आउट करके दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ना भी अपने एम्प्लॉयज को देने का मतलब ये है कि ताकि वो अपनी जॉब के करीब करीब हों। सो एट द सेम टाइम ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के अंडर भी आ जाते हैं। तो ये तो IAS 40 की डेफिनेशन को मीट ही नहीं करता। यहाँ पे IAS 16 की प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू एट 1st January 2017 कितनी थी, इट वाज $50 million। मैनेजमेंट यूज करना चाहती है रिवैल्यूएशन मॉडल, मतलब के 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2012 से लेकर 2017 तक कितने इयर्स बनते हैं, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 5 इयर्स के लिए इसको मैं डिप्रिशिएट करूंगा।
30 ईयर्स की लाइफ है, यानी 30 डिवाइडेड बाय 30 मिलियन की इसकी कॉस्ट, 30 ईयर्स की लाइफ, कितनी डेप्रिसिएशन बनती है पर ईयर? $1 मिलियन। $1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं इस बिल्डिंग को, तो मेरे पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है $5 मिलियन की। दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस डेट पे 1 जनवरी 2017 पे मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है? 30 मिलियन माइनस 5 मिलियन इज इक्वल टू 25 मिलियन की बनती है। नाउ मैं इसको करने लगा हूं रीवैल्यू। रीवैल्यू जब मैं इसको करूंगा तो मैं इसके गेन को किधर लेके जाऊंगा? 50 मिलियन की इसकी रिवैल्यूड अमाउंट है, सो दिस गेन विल बी ट्रांसफर, 25 मिलियन का जो गेन आएगा वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फिर मैं इसको फर्दर एक ईयर के लिए 31 दिसंबर 2017 तक लाने के लिए मैं इसको फर्दर 50, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? ऑलरेडी 5 इयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं हम लोग। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? जस्ट 25 इयर्स। इसके ऊपर डेप्रिशिएट करूंगा, डेप्रिसिएशन के बीच में मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। OCI की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी आई, सॉरी गेन की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी आई, वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जाएगी OCI के अंदर, एंड रिमेनिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। दिस इज द होल क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने इसी नोट्स के अंदर जो आपको प्रोवाइड किए हैं, इसी नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने करवाया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको लिख के दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके मुझे देना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन फ्रॉम द किट, और मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम के अंदर ये अच्छा खासा एक एग्जामिनेबल टॉपिक है IS40 और किस तरह से एग्जामिनर पूछता है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द किट एंड वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आस्क मी इन द ग्रुप एंड टेक केयर।